ओम डिजिटल क्लासेस में बायो ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। यह है रैपिड रिवीजन बायोलॉजी नीट यूजी के लिए। चैप्टर सेकंड है क्लास 12th का। चैप्टर की टाइटल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़। इस चैप्टर का जो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट, जिसे हम पॉलिन ग्रेन भी कहते हैं। तो पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ उसके एमसीक्यूज़ के ऊपर। और शुरुआत में थोड़ा सा तेज़ी से थ्योरी के ऊपर भी देखेंगे, जिससे कि बहुत तीव्र गति से थ्योरी को रिवाइज करके और बहुत जल्दी एमसीक्यूज़ पर आएंगे। तो ये वीडियो आप प्ले करते समय एक एडवाइस हमारी माने कि आप इसको फुल स्क्रीन पे देखें। शॉर्ट स्क्रीन में ये क्लियरली दिखाई नहीं देगा क्योंकि टेक्स्ट का वीडियो है, तो आप इसको फुल स्क्रीन मोड पर रखें और तब हमारे साथ इसको देखें। तो देखिए, सबसे पहले फ्लावर स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ्लावर स्ट्रक्चर जैसा कि थियोरेटिकली आप जानते हैं, इसके 4 पार्ट्स होते हैं: कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कैलिक्स कोरोला को हम मिलाकर के पेरियंथ भी बोलते हैं। इनका ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं फ्लावर के, और इनको नॉन एसेंशियल होल्स भी कहते हैं। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, और ये स्टेमेंस का बना होता है। गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, जो कि पिस्टिल का बना होता है। और पिस्टिल जो है कार्पेल के बने होते हैं। कार्पेल, अगर पिस्टिल एक ही कार्पेल का बना हुआ है तो उसे मोनोकार्पेलरी पिस्टिल बोलते हैं, सिंपल पिस्टिल भी कहते हैं। और एक से अधिक कार्पेल का अगर पिस्टिल बना हुआ है तो उसे हम मल्टी कार्पेलरी पिस्टिल बोलते हैं। मल्टी कार्पेलरी पिस्टिल जो है वो एपोकार्पस भी हो सकता है, कि जिसके अंदर जो है पिस्टिल के अंदर अगर कार्पेल अलग अलग है, फ्री है, फ्यूज्ड नहीं है, तो हम उसको एपोकार्पस पिस्टिल बोलेंगे। और यदि कोई पिस्टिल एक से अधिक कार्पेल का बना हुआ है लेकिन वो आपस में फ्यूज्ड हैं, तो हम उसको सिंक कार्पस पिस्टिल कहते हैं। मल्टी कार्पेलरी पिस्टिल का जो है एपोकार्पस पिस्टिल है मल्टी कार्पेलरी, ये मिसेलिया में पाया जाता है। इसके कार्पेल फ्री हैं। और मल्टी कार्पेलरी सिंक कार्पस पिस्टिल जो पेपेवर में पाया जाता है। ये 2 एग्जाम्पल आपके सामने फिगर में है। आगे यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? ऐसे फ्लावर जिनमें या तो एंड्रोसियम हो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फिर गाइनोसियम हो। इस प्रकार के फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, दोनों ना हो। और ऐसे फ्लावर इनकम्प्लीट फ्लावर भी कहलाते हैं। तो जैसे पपाया है, कॉर्न है, वाइट मलबरी है, वाटरमेलन है, इनके फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं। या तो उनमें उनके फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा और फिर दूसरे में फीमेल होगा। एक फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट नहीं होते। और ऐसे फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिनमें मेल और फीमेल अर्थात एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं। और ऐसे फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर भी कहते हैं और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी बोलते हैं। मस्टर्ड, रोज़, टोमेटो, मैंगो वगैरह ये इस तरह के इसके उदाहरण हैं। डायसियस और मोनोसियस प्लांट क्या होते हैं? डायसियस प्लांट वो होते हैं जो या तो जिन प्लांट में केवल मेल फ्लावर पाए जाएं या फिर फीमेल फ्लावर पाए जाएं। एक प्लांट पर दोनों प्रकार के फ्लावर नहीं हो, इस प्रकार के प्लांट को हम डायसियस प्लांट बोलते हैं। पपाया, डेट पाम, स्पिनाच के भी फ्रूट्स है, कोई ऐसे प्लांट हैं इनके मेल ट्रीज अलग होते हैं, मेल पौधे अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं, तो ये डायसियस होते हैं। ऐसे प्लांट मोनोसियस प्लांट कौन से होते हैं? ऐसे प्लांट जिनमें एक ही पौधे पर मेल और फीमेल दोनों प्रकार के फ्लावर्स पाए जाएं, अथवा एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट हों, यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर हों या बाइसेक्सुअल हों, एक ही पौधे पर पाए जाएं तो उसे हम मोनोसियस प्लांट बोलेंगे। बनाना और कॉर्न ऐसे पौधे हैं जो मोनोसियस हैं लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, उनके अंदर अलग अलग मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं। मस्टर्ड ऐसा मोनोसियस प्लांट है जिसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, अर्थात फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट होते हैं। स्टेमन एंडोसियम
को बनाते हैं और ये जो है फिलामेंट और एंथर के बने होते हैं। एंथर जो है स्टेमन का जो ऊपरी पार्ट है, अपर टर्मिनल पार्ट है, जिसके अंदर पॉलिन सेक्स पाए जाते हैं, पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं एंथर में। ये बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है, अर्थात हर लोब में 2 थीका होते हैं या 2 चैम्बर होते हैं, थीका को चैम्बर भी कहते हैं। तो ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है एंथर का, 4 कॉर्नर्ड, और हर कॉर्नर पर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है एक। तो इस प्रकार 4 माइक्रोस्पोरेंजिया एंथर के अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार एक एंथर के अंदर 2 लोब्स, 4 थीका या 4 चैम्बर्स एंड 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है कि माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चल कर के पॉलिन सैक में डेवलप हो जाता है और पॉलिन सैक के अंदर पॉलिन ग्रेन बनते हैं। यदि माइक्रोस्पोरेंजियम का हम स्ट्रक्चर देखें, माइक्रोस्पोरेंजियम सिंगुलर वर्ड है और माइक्रोस्पोरेंजिया प्लूरल है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो ये देखने में सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है और 4 वॉल से ये कवर्ड होता है, 4 लेयर्स कह लो। और जो लेयर्स हैं वो सबसे बाहर की एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर्स होती हैं 2 या 3, और सबसे अंदर जा कर के 4th लेयर जो है, जो इनर मोस्ट लेयर है, उसको टेपेटम कहते हैं। बाहर की जो 3 लेयर होती हैं वो प्रोटेक्टिव होती हैं फंक्शन में, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर्स। और अंदर की जो 4th लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, टेपेटम जिसे बोलते हैं, वो नॉरिशिंग होती है, यानी कि उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है उसका, और वो अंदर की स्पोरोजीनस टिश्यूज़ को न्यूट्रिशन प्रदान करती है, और ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है। स्पोरोजीनस टिश्यू ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम के जो सेंटर है उसमें पाया जाता है मध्य में, और ये इसकी जो प्रत्येक सेल है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाती है, जिसका नाम पॉलिन मदर सेल भी हम जिसको बोलते हैं, और इसी से माइक्रोस्पोर बनते हैं मायोसिस के द्वारा। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस होता है, जिससे कि माइक्रोस्पोर बनते हैं टेट्राड, यानी कि 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से। और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का दूसरा नाम मियोसाइट्स भी है, माइक्रोस्पोरोसाइट्स भी कहते हैं और पॉलिन मदर सेल्स भी कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने की जो प्रक्रिया है मियोसिस से, उसको हम उस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और ये माइक्रोस्पोर्स जो है हैप्लॉइड होते हैं, जो डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं मियोसिस से। और ये माइक्रोस्पोर्स जो है डिफ्रेंशिएशन के बाद, मैच्योरिटी के बाद, डेवलपमेंट के बाद में पॉलिन ग्रेन्स में बदल जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। और पॉलिन ग्रेन्स का दूसरा नाम माइक्रोगेमिटोफाइट भी है और मेल गेमिटोफाइट भी है। तो ये जो प्रोसेस है माइक्रोस्पोर से पॉलिन ग्रेन बनने की, डिफ्रेंशिएशन की, इस प्रोसेस का जो है बायोलॉजिकल टर्म है माइक्रोगेमिटोजेनेसिस। माइक्रो शब्द स्मॉल के लिए यूज होता है क्योंकि ये गैमीट्स छोटे होते हैं एक की अपेक्षा, एक के लिए मेगा आता है और मेल गैमीट के लिए माइक्रो शब्द आता है। इस फिगर में यही दिखाया है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो डिप्लॉयड होती हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, और वो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स जो है पॉलिन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं माइक्रोगेमिटोजेनेसिस के द्वारा। तो माइक्रोस्पोर्स भी हैप्लॉइड होते हैं और पॉलिन ग्रेन्स भी हैप्लॉइड ही होते हैं। पॉलिन ग्रेन, मेच्योर पॉलिन ग्रेन की 2 लेयर होती हैं, बाहर की एक्साइन, अंदर की इंटाइन। एक्साइन जो बाहर की होती है वो डिसकंटिन्यूस होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिन बहुत ही रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, उस पर बहुत जल्दी असर नहीं होता एडवर्स कंडीशंस का, एसिड्स का, बेसिस का, टेम्परेचर का, इसलिए वो सुरक्षित रखता है कंटेंट्स को पॉलिन ग्रेन की। तो इनर जो लेयर है वो कंटिन्यूस होती है, एक्साइन बाहर की डिसकंटिन्यूस होती है,
इंटर्न जो अंदर की लेयर है वो कंटिन्यूस होती है, लगा कहीं से वो डिसकंटिन्यूस नहीं होती, गैप नहीं होता उसमें, और वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। इसमें यह है कि स्पोरोपोलिन जो है बहुत ही रेजिस्टेंट मटेरियल है, उस पर किसी एंजाइम का भी फर्क नहीं पड़ता, कोई एंजाइम भी उसको डिग्रेड नहीं कर पाता, ये सब दिखाया गया है। हाँ, इसमें है एक्साइन, जहाँ पर डिसकंटिन्यूस होती है उस जगह को हम जर्म पोर कहते हैं, और जर्म पोर ही वो जगह है जहाँ से पॉलिन ग्रेन की पॉलिन ट्यूब बाहर आती है ग्रो करती हुई, फर्टिलाइजेशन के लिए निकलती है स्टाइल से होती हुई। एक मेच्योर पॉलिन ग्रेन कंटेन्स 2 सेल्स। हाँ, जब पॉलिन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर एक सेल से माइटोसिस के द्वारा 2 सेल बन जाती हैं, जिनमें एक सेल बड़ी होती है जैसे वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है, वेजिटेटिव सेल का दूसरा नाम ट्यूब सेल भी है। और सेकंड जो सेल है वो जनरेटिव होती है और छोटी होती है, जनरेटिव सेल छोटी होती है, स्मॉल होती है, और वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है जिसका नाम ट्यूब सेल भी है। इसमें ये बताया वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल लार्जर होती है, उसका जो न्यूक्लियस है वो इरेगुलर होता है, उसका साइटोप्लाज्म वैक्यूलेटेड होता है, वैक्यूल्स होती हैं साइटोप्लाज्म में, रिजर्व फूड मटेरियल पाए जाते हैं उसके अंदर जैसे स्टार्च, प्रोटीन, फैट है, और न्यूक्लियस उसका लार्ज होता है और इरेगुलर होता है। जनरेटिव सेल स्मॉलर होती है, छोटी होती है, दसी हुई होती है एक तरह से ट्यूब सेल के अंदर, स्फेरिकल या स्पिंडल शेप्ड होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है उसका, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का जैसी फिगर होती है ओवल उसी तरह की फिगर उसकी होती है, उसी तरह का होता है। और ये जो है जनरेटिव सेल के अंदर डिवीज़न भी होता है, डिवीज़न होकर के ये जो है 2 नॉन मोटाइल गैमीट बनाती है, जो मोटाइल नहीं होते, चलते नहीं हैं, और ये जनरेटिव सेल डिवाइड होकर बनाती है, न कि वेजिटेटिव या ट्यूब सेल। अब ये उसमें डिवीज़न कब होता है जनरेटिव सेल में, कब बनते हैं 2 मेल गैमीट, इसके बारे में बताया गया है कि 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में तो ये बनते हैं 2 सेल स्टेज में ही रिलीज हो जाता है वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल के रूप में पॉलिन ग्रेन, और जब ये स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, ट्यूब सेल जनरेट करता है, तो उस समय पर डिवीज़न होता है उसका जनरेटिव सेल का, और उससे जो है 2 मेल गैमीट बनते हैं। जबकि माइनॉरिटी केसेस में 40% फ्लावरिंग प्लांट्स में लगभग ये रिलीज होने से पहले ही डिवाइड कर जाता है जनरेटिव सेल और 2 मेल गैमीट बना देती है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि 60% केसेस में 2 सेल्ड स्टेज में ही पॉलिन ग्रेन रिलीज हो जाता है, शेड हो जाता है पॉलिन सैक से, और 40% केसेस में पॉलिन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज में अर्थात शेड होने से पहले ही वो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बना देती है। वायबिलिटी ऑफ पॉलिन ग्रेन के बारे में ये है कि वो पॉलिन ग्रेन कब तक इफेक्टिव रहता है, कब तक वो फर्टिलाइज कर सकता है एग को, तो वो पीरियड शेड होने के बाद से लेकर के पॉलिन ग्रेन के शेड होने के बाद में वो जितने समय तक एक्टिव रहता है, उसके अंदर क्षमता रहती है फर्टिलाइज करने की, वो पीरियड जो है वायबिलिटी पीरियड कहलाता है। और ये वायबिलिटी पीरियड जो होता है वो शेड होने के समय से काउंट होता है। स्पोरोपोलिन के बारे में बताया कि स्पोरोपोलिन उसके अंदर के स्ट्रक्चर को, उसके केमिकल्स को प्रिजर्व तो कर लेता है, लेकिन उसकी वायबिलिटी को वो मेंटेन नहीं बढ़ा पाता। वायबिलिटी पीरियड उसका स्पोरोपोलिन के प्रोटेक्शन के बावजूद भी समाप्त हो जाता है। और ये दिस वायबिलिटी पीरियड इज डिफरेंट फॉर पॉलिन ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यानी अलग अलग स्पीसीज के पॉलिन ग्रेन का जो वायबिलिटी पीरियड है वो अलग अलग होता है। और इस वायबिलिटी पीरियड के अंदर वो अगर पहुंच जाता है अपनी स्पीसीज के स्टिग्मा तक तो वहाँ वो फर्टिलाइज कर सकता है, अन्यथा नहीं। टू सम एक्सटेंट ये वायबिलिटी पीरियड जो है प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर अगर एडवर्स है, बहुत अधिक है, असहनीय है, और या ह्यूमिडिटी ज़्यादा या कम है, तो वैसी स्थिति में भी वायबिलिटी पीरियड कम हो जाता है। परिस्थितियाँ अनुकूल हैं तो वायबिलिटी पीरियड थोड़ा बढ़ जाता है, परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं तो कम हो जाता है। इन राइस एंड व्हीट
तो राइस और वीट का जो वायबिलिटी पीरियड है वो लगभग 30 मिनट का है। सीरियल्स कह लो आप, सीरियल ये अनाज हैं। और रोजेसी फैमिली जैसे कि रोज़, एलमंड, एप्पल, प्लम, लेग्यूमिनोसी, पल्सेस, सोलेनेसी, पोटैटो, टोमेटो, ये जो है इस प्रकार की फैमिलीज या पौधे हैं कि जिनकी पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी महीनों तक चलती रहती है। तो अब इस पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि सीरियल्स जो है जैसे कि राइस है, वीट है, इनके पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी कम होती है। पल्सेस के और टोमेटो, पोटैटो वगैरह इनके वायबिलिटी पीरियड ज़्यादा होता है। फैमिली का नाम रखें रोजेसी, लेग्यूमिनोसी और सोलेनेसी। पोलन बैंक्स क्या होती हैं? पोलन बैंक्स होती हैं जिनमें कि लिक्विड नाइट्रोजन में -190 डिग्री सेंटीग्रेड के एटमॉस्फेयर में इनको रखा जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में। तो इस टेम्परेचर पर इनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, इनकी वायबिलिटी मेंटेन रख सकते हैं पोलन ग्रेन्स की, और सालों तक जो है इनकी वायबिलिटी बनी रहती है। तो ये पोलन बैंक्स कहलाती हैं। जैसे सीड बैंक होती है, सीड बैंक में हम अनाज को, सीड्स को सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह से एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए, ब्रीडिंग के लिए जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं वो पोलन ग्रेन्स को -190 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व रखते हैं, और इन्हें हम पोलन बैंक कहते हैं। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के अंदर इसकी यूटिलिटी होती है। इफ़ेक्ट्स ऑफ पोलन ग्रेन में आपने जाना कि जो है ये एलर्जिक होते हैं कुछ, जैसे कि पार्थेनियम, या इसका कॉमन नाम कैरेट ग्रास भी है। ये एक ऐसा पौधा है कि इसके पोलन ग्रेन जो है अस्थमेटिक होते हैं, यानी कि मनुष्यों के अंदर अस्थमा, श्वसन संबंधी रोग पैदा कर देते हैं, दमा जिसको बोलते हैं, एलर्जिक दमा। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। कुछ ये पोलन ग्रेन जो है ये न्यूट्रिटिव भी होते हैं, काफ़ी ताकतवर होते हैं, और ये फूड सप्लीमेंट के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। इनकी पोलन टैबलेट्स अब मार्केट में आने लगी हैं, और इनका यूज़ जो है विशेषकर एथलीट्स हैं और वो अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए करते हैं। बाकी हॉर्सेस हैं, रेस में जो दौड़ में भाग लेते हैं, उन घोड़ों को ये चीज़ें खिलाई जाती हैं ताकि वो उनकी ताकत बढ़ जाए। तो इस प्रकार बहुत तेज़ी से हमने आपके साथ में इसकी थ्योरी को थोड़ा रिवाइज किया। ये इसलिए क्योंकि एक हल्का सा रिवीजन एमसीक्यू करने से पहले अच्छा रहता है। अब मिलकर के एमसीक्यूज़ करते हैं। तो देखिए पहला एमसीक्यू, पहला क्वेश्चन है, पोलन ग्रेन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कॉज एलर्जी? निम्न में से किस पौधे का जो पोलन ग्रेन है उससे एलर्जी होती है? तो मस्टर्ड, कॉर्न, वीट और कैरेट ग्रास। तो अभी आपने हमारे साथ डिस्कस किया था वो कैरेट ग्रास है, इसका दूसरा नाम पार्थेनियम भी है। कैरेट ग्रास की जगह पर वो पार्थेनियम भी लिखा जा सकता था, इसलिए दोनों नामों को आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी कॉमन चीज़ है ये। सेकेंड क्वेश्चन, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स शेड एट 2 सेल्ड स्टेज, 3 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, सिंगल सेल्ड स्टेज। तो अभी डिस्कस किया था मेजॉरिटी यानी 60% केसेस में 2 सेल्ड स्टेज में पोलन ग्रेन शेड हो जाते हैं एंजियोस्पर्म के। तो इस प्रकार से आपका ए ऑप्शन ठीक है, इसका डी ऑप्शन था, दूसरे वाले का ए ऑप्शन ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए कि जनरेटिव सेल फॉर्म्स 1 मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट, 3 मेल गैमीट, नन ऑफ दीज। तो जनरेटिव सेल डिवाइड करती है माइटोटिकली और उससे 2 मेल गैमीट बनते हैं। एक मेल गैमीट एग से जाकर के फ्यूज़ होता है और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई से जाकर फ्यूज़ होकर के एंडोस्पर्म बनाता है। फोर्थ पॉइंट पे ध्यान दीजिए, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, वेजिटेटिव सेल इज स्मॉलर देन जनरेटिव सेल। ये गलत है, वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है जनरेटिव सेल से। बी ऑप्शन है, जनरेटिव सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म मेल गैमीट। तो ये भी गलत है, जनरेटिव सेल हैप्लॉइड होती है और उसमें मियोसिस तो संभव है ही नहीं, माइटोसिस होता है। ये ध्यान रखना, मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल में ही हो पाता है, हैप्लॉइड सेल में नहीं हो सकता। सी ऑप्शन, वेजिटेटिव सेल इज ऑल्सो कॉल्ड ट्यूब सेल। ये सही है, वेजिटेटिव सेल का दूसरा नाम ट्यूब सेल भी है, तो ये सी ऑप्शन तो सही है।
डी ऑप्शन भी देख लीजिए, वेजिटेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म टू मेल गैमीट, ये भी गलत है, वेजिटेटिव सेल के अंदर तो डिवीजन होता ही नहीं है। जेनेटिव सेल के अंदर होता है जिससे 2 मेल गैमीट बनते हैं और वो माइटोसिस होता है। तो इस प्रकार सी ऑप्शन ठीक है इसका। 5वें क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, पॉलिन ट्यूब कम्स आउट थ्रू, पॉलिन ट्यूब किसके माध्यम से बाहर निकलती है? माइक्रोपाइल, स्टोमेटा, जर्मपोर, पॉलिन कैनाल। तो आप जानते हैं वो जर्मपोर से बाहर निकलती है। जर्मपोर कहाँ होते हैं? यहाँ पर कि एग्जाइन एब्सेंट होती है, स्पोरोपोलिन नाम का केमिकल जहाँ नहीं होता तो वहाँ जर्मपोर बना होता है, बन जाता है, और वहीं से किसी स्थान में से कई सारे जर्मपोर होते हैं पॉलिन ग्रेन पर, किसी भी एक में से वो निकल सकती है उसी डायरेक्शन में जहाँ के वो नीचे टिका हुआ है स्टिग्मा पर। तो ये सी ऑप्शन ठीक है इसका, जर्मपोर से होते हुए। 6 क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है? वेजिटेटिव सेल हैज़ वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म, तो ये सही है, वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म तो वैक्यूलेटेड होता है। बी ऑप्शन में जनरेटिव सेल हैज़ डेंस साइटोप्लाज्म, ये भी सही है, जनरेटिव सेल का साइटोप्लाज्म डेंस होता है, अभी डिस्कस किया था। सी ऑप्शन में पॉलिन ग्रेन्स आर न्यूट्रिशस, ये भी सही है, पॉलिन ग्रेन्स न्यूट्रिशस होते हैं। पॉलिन टैबलेट्स का यूज़ किया जाता है एथलीट्स अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए, और रेस के हॉर्सेस को इनको खिलाया जाता है ताकि ये तेज़ी से दौड़ सके। डी ऑप्शन में इन ऑल एंजियोस्पर्म्स जनरेटिव सेल डिवाइड्स बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर, ये गलत है, 40% में रिलीज होने से पहले वो डिवाइड कर जाती है, जिससे कि 3 सेल स्टेज में पॉलिन ग्रेन शेड होता है। तो ऑल केसेस में ऐसा नहीं होता, तो ये ऑप्शन डी गलत है। इस प्रकार से जो इसमें इनकरेक्ट ही पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये डी है, तो डी ऑप्शन इज योर आंसर। 7th क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ये इसमें भी इनकरेक्ट पूछा है। मेजर पॉलिन ग्रेन हैज़ 2 लेयर्स, ये सही है, एक्साइन और इंटाइन 2 लेयर ही होती हैं मेजर पॉलिन ग्रेन में। बी ऑप्शन में इंटाइन इज ए कंटिन्यूस लेयर, ये भी सही है, इंटाइन कंटिन्यूस होती है। सी ऑप्शन एक्साइन इज ए कंटिन्यूस लेयर, ये गलत है, एक्साइन डिसकंटिन्यूस लेयर होती है, और जहाँ जहाँ वो डिसकंटिन्यूस होती है वहाँ वहाँ पर जर्मपोर बने होते हैं। डी ऑप्शन भी देख लीजिए, इंटाइन कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, ये भी सही है, तो सी ऑप्शन ही इसका गलत है, और गलत ही पूछा है, तो सी ऑप्शन आपका आंसर है। 8वें क्वेश्चन को देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग केमिकल डिफेंड्स द पॉलिन ग्रेन अगेंस्ट एडवर्स कंडीशंस, तो ये तो आप बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, पॉपुलर है, स्पोरोपोलिन नाम का केमिकल है जो कि एडवर्स कंडीशन से पॉलिन ग्रेन को बचाता है, तो डी ऑप्शन सही है इसका। 9वां क्वेश्चन है, जर्म पोर्स आर प्रेजेंट इन लेयर और लेयर्स ऑफ पॉलिन ग्रेन, जर्म पोर्स किस लेयर में प्रेजेंट होते हैं? इंटाइन में, एक्साइन में, बोथ इंटाइन और एक्साइन में, नन ऑफ दीज, तो ये एक्साइन में प्रेजेंट होते हैं, क्यों? एक्साइन जहाँ डिसकंटिन्यूस होती है उसी जगह जर्म पोर बन जाता है, तो बी ऑप्शन इसका सही है, एक्साइन। 10th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट पॉलिन ग्रेन, इसमें करेक्ट छांटना है। इंटाइन इज हार्ड एंड डिसकंटिन्यूस, ये गलत है, इंटाइन न तो हार्ड होती है और ना ही डिसकंटिन्यूस होती है। एक्साइन इज सॉफ्ट एंड कंटिन्यूस, ये भी गलत है, ना ये सॉफ्ट होती है और ना ही ये कंटिन्यूस होती है। इंटाइन इज हार्ड एंड कंटिन्यूस, ये भी गलत है, इंटाइन हार्ड नहीं होती, कंटिन्यूस तो होती है। एक्साइन इज हार्ड एंड डिसकंटिन्यूस, ये सही है, एक्साइन हार्ड भी होती है और डिसकंटिन्यूस भी होती है। इस प्रकार से इस 10th क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 11th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, पॉलिन मदर सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड, पॉलिन मदर सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, सही है, माइक्रोस्पोरोसाइट्स, ये भी ठीक है, मियोसाइट्स, ये भी सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही है, ऑल ऑफ दीज। द कन्वर्जन ऑफ माइक्रोस्पोर्स इनटू पॉलिन ग्रेन्स इज कॉल्ड, माइक्रोस्पोर्स का पॉलिन ग्रेन में जो कन्वर्जन होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो अभी हमने आपके साथ
ये डिस्कस किया था, वो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस होता है। क्या होता है? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो इसमें ए ऑप्शन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस गलत, मेगा स्पोरोजेनेसिस गलत, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन मेगा गैमेटोजेनेसिस गलत। तो इसका सी ऑप्शन सही है, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। 13 क्वेश्चन है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मीन्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है? सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर गलत, ये तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। मेल फीमेल पार्ट्स विद इन सेम फ्लावर राइट, ये सही है। मेल और फीमेल यानी कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों जो जिस फ्लावर में पाए जाते हैं वही बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होता है, उसको कंप्लीट फ्लावर भी कहते हैं। सी ऑप्शन में इनकम्प्लीट फ्लावर का ये गलत है। डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज का ये भी गलत है। बी ऑप्शन सही है आपका, मेल एंड फीमेल पार्ट्स विद इन सेम फ्लावर, उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। 14 क्वेश्चन देखिए, मस्टर्ड प्लांट बियर्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, इनकम्प्लीट फ्लावर्स, नन ऑफ दीज। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं क्योंकि मस्टर्ड के फ्लावर के अंदर स्टेमेंस भी होते हैं और गाइनोसियम भी होता है। तो बी ऑप्शन ठीक है इसका। 15 क्वेश्चन है, ए टाइपिकल एंजियोस्पर्म एंथर हैज। एंथर के अंदर, एंजियोस्पर्म के एंथर के अंदर क्या होता है? 2 लोब्स, 1 लोब, 4 लोब्स, 2 चैम्बर्स। तो चैम्बर्स तो 4 होते हैं, लोब 2 होते हैं, तो 2 लोब्स हैं। तो ए ऑप्शन ठीक है इसका, क्योंकि चैम्बर 2 नहीं होते, न 4 लोब्स होते हैं, न 1 लोब होता है, तो 2 लोब्स होते हैं उसके अंदर, यही ऑप्शन ठीक है, ए। 16 क्वेश्चन में देखिए, ए टाइपिकल एंजियोस्पर्म एंथर हैज 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 3 माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो आपने पढ़ा था अभी, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जो 4 कॉर्नर्स पर होते हैं। तो इस प्रकार से ये डी ऑप्शन ठीक है इसका, यही माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलिन सैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। 17 क्वेश्चन है, ए माइक्रोस्पोरेंजियम इज जनरली टेट्रागोनल, सर्कुलर, ट्रायगोनल, नन ऑफ दीज। तो आपने पढ़ा था वो सर्कुलर होता है। 18 क्वेश्चन, in a young anther the central part of microsporidium is occupied by endothecium, tapetum, sporogenous tissue और intine। तो आप जानते हैं वो स्पोरोजिनस टिश्यू से ऑक्यूपाई होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के। एंडोथीसियम, टेपेटम ये तो बाहर की लेयर है, और इंटाइन तो इसमें होती नहीं। इंटाइन तो पोलन ग्रेन के अंदर होती है जो स्पोरोजिनस टिश्यू में से बनता है। तो इस प्रकार से स्पोरोजिनस टिश्यू ही कवर ऑक्यूपाई करता है माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंट्रल पार्ट को। 19 क्वेश्चन है, द माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय 2 वॉल लेयर्स, 3 वॉल लेयर्स, 4 वॉल लेयर्स, सिंगल वॉल लेयर। तो आपको पता है 4 वॉल लेयर्स के द्वारा सराउंड होता है, सबसे बाहर की एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर्स और सबसे अंदर टेपेटम। 20th क्वेश्चन है, द इनर मोस्ट वॉल लेयर दैट सराउंड्स द माइक्रोस्पोरेंजियम इज इनर मोस्ट। तो इनर मोस्ट तो टेपेटम होती है। तो एंडोथीसियम, इंटाइन, एंडोडर्मिस, टेपेटम। तो डी ऑप्शन ठीक है, टेपेटम। और सबसे अंदर की टेपेटम, सबसे बाहर की एपिडर्मिस। द लेयर फाउंड जस्ट आउटसाइड द टेपेटम अराउंड ए माइक्रोस्पोरेंजियम, जस्ट आउटसाइड द टेपेटम। तो वो तो मिडिल लेयर्स है, क्यों? सबसे अंदर टेपेटम, फिर मिडिल लेयर्स, उसके बाद एंडोथीसियम और सबसे बाहर एपिडर्मिस। तो सी ऑप्शन ठीक है इसका, मिडिल लेयर्स। 22nd क्वेश्चन है, द आउटर 3 वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम आर प्रोटेक्टिव, न्यूट्रिटिव, बोथ प्रोटेक्टिव एंड न्यूट्रिटिव एंड डू नथिंग टू माइक्रोस्पोरेंजियम। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम की बाहर की 3 लेयर होती हैं वो कैसी होती हैं? प्रोटेक्टिव होती हैं। और चौथी लेयर जो है, जो अंदर वाली है टेपेटम, वो होती है न्यूट्रिटिव। तो इस प्रकार से इसका ए ऑप्शन ठीक है, वो बाहर की लेयर जो 3 है वो प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं, न्यूट्रिशन प्रदान नहीं करती। 23rd क्वेश्चन है, द लेयर अराउंड माइक्रोस्पोरेंजियम दैट नरिशेस डेवलपिंग पॉलन ग्रेन इज। द लेयर अराउंड माइक्रोस्पोरेंजियम दैट नरिशेस डेवलपिंग पॉलन ग्रेन इज इंटाइन, एंडोथीसियम, टेपेटम, एपिडर्मिस। तो आप जानते हैं जो नॉरिश करती है पॉलन ग्रेन को वो टेपेटम है। नॉरिश करना, न्यूट्रिशन देना टेपेटम का कार्य है।
24th क्वेश्चन है द इंटर्न लेयर ऑफ पॉलिन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। इंटर्न किसकी बनी होती है? तो आपको पता है सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, तो बी ऑप्शन ठीक है इसका। और क्वेश्चन और तो ऑप्शन पर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं। स्पोरोपोलिन की तो एक्साइन बनी होती है, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, सेलुलोज एंड पेक्टिन की इंटर्न बनी होती है। 25th क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स सराउंडिंग द पॉलिन सेक। पॉलिन सेक जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं उसकी लेयर्स जो उसको सराउंड करती हैं, 4 लेयर जो होती हैं, उनका सीक्वेंस सही क्या है? एपिडर्मिस के बाद मिडिल लेयर, ये तो गलत है, पहली बार में गलत हो गया। एपिडर्मिस के बाद एंडोथीसियम आता है, एंडोथीसियम के बाद मिडिल लेयर आनी चाहिए, तो पहला तो गलत ही है, अब इसको पढ़ने से फ़ायदा ही नहीं है। सेकंड टेपेटम, टेपेटम के बाद फिर एंडोथीसियम दिखा रहा है ये, जबकि टेपेटम जब अंदर से काउंट कर रहा है तो टेपेटम के बाद आना चाहिए मिडिल लेयर्स, मिडिल लेयर के बाद में आना चाहिए एंडोथीसियम, तो सेकंड भी गलत है। थर्ड को देखिए टेपेटम, ठीक, टेपेटम के बाद मिडिल लेयर, ये भी सही, मिडिल लेयर के बाद एंडोथीसियम सही, और एंडोथीसियम के बाद एपिडर्मिस, तो थर्ड ऑप्शन ठीक है इसका। पर फोर्थ को भी पढ़ लेते हैं, एपिडर्मिस बाहर से एपिडर्मिस फिर एंडोथीसियम, ये भी सही है, अगर बाहर से काउंट करें तो एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर और फिर टेपेटम। तो इस प्रकार से तीसरा भी ऑप्शन ठीक है और चौथा भी सही है। तो इन 3 और 4, अब इनमें कहा है ए ऑप्शन के अंदर 1 फर्स्ट दिखाया है, बी में फर्स्ट और सेकंड, सी में थर्ड और डी में थर्ड एंड फोर्थ, तो डी ऑप्शन इसका सही है, थर्ड एंड फोर्थ, यानी थर्ड वाला स्टेटमेंट भी ठीक है, फोर्थ वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। 26 क्वेश्चन को है द वायबिलिटी पीरियड ऑफ पॉलिन ग्रेन इज ऑफ राइस इज। जो राइस का प्लांट है उसके पॉलिन ग्रेन की वायबिलिटी पीरियड क्या होता है? 2 डेज, 3 डेज, 30 डेज, 30 मिनट्स, तो ये आप डी ऑप्शन है, 30 मिनट्स होता है, और ये राइस और वीट के बारे में हमने पढ़ा था, तो डी ऑप्शन ठीक है इसका। द वायबिलिटी ऑफ पॉलिन ग्रेन कैन बी रिटेन्ड बाई प्रिजर्विंग इट इन नाइट्रोजन एट रूम टेम्परेचर, नाइट्रोजन at -4 degree centigrade, नाइट्रोजन एट -96 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड डी ऑप्शन है नाइट्रोजन एट -190 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका डी ऑप्शन सही है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम प्रिजर्व कर सकते हैं पॉलिन ग्रेन को। 28 है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स। सही स्टेटमेंट इसमें से हमको सिलेक्ट करना है, एक हो या एक से अधिक हो। तो पहला स्टेटमेंट है द पॉलिन ग्रेन्स ऑफ ऑल स्पीसीज हैव ऑलमोस्ट सेम वायबिलिटी, तो ये गलत है, अलग अलग स्पीसीज के पॉलिन ग्रेन की वायबिलिटी अलग अलग होती है। सेकंड ऑप्शन को पढ़िए, द वायबिलिटी पीरियड ऑफ ए पॉलिन ग्रेन कैन बी इंक्रीज्ड आर्टिफिशियली, तो ये ऑप्शन तो सही है, क्योंकि जिस प्रकार से हम लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर पॉलिन ग्रेन को रख लेते हैं तो उसकी वायबिलिटी बढ़ जाती है, वर्षों तक हम उसको वायबल रख सकते हैं, तो इसका मतलब आर्टिफिशियली उसकी वायबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। थर्ड ऑप्शन है द वायबिलिटी पीरियड ऑफ लेग्यूमिनस पॉलिन ग्रेन्स इज मोर देन सीरियल्स, तो ये ऑप्शन भी ठीक है, लेग्यूमिनस यानी पल्सेस के जो पॉलिन ग्रेन होते हैं उनकी वायबिलिटी पीरियड जो महीना होता है, जबकि सीरियल्स का तो सीरियल्स जैसे कि गेहूँ है, चावल है, इनका तो कुछ मिनट्स में ही है, 30 मिनट्स के लगभग है, तो ऑप्शन सेकंड भी सही है, ऑप्शन थर्ड भी सही है। फोर्थ को ऑप्शन क्या, अभी तो ये स्टेटमेंट है, फोर्थ स्टेटमेंट है वेदर कंडीशंस हैव नो इफेक्ट ऑन वायबिलिटी ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, वातावरण की कंडीशंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वायबिलिटी पर, तो ये गलत है, क्योंकि टू सम एक्सटेंट, जैसा कि उसमें बताया था, टू सम एक्सटेंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑल्सो प्ले ए रोल इन डिसाइडिंग द वायबिलिटी ऑफ ए पॉलिन ग्रेन, तो इट मीन्स सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट दिखाया है, बी में सेकंड है, सी में सेकंड एंड थर्ड है, डी में टू थर्ड एंड फोर्थ, तो इसका सी ऑप्शन ठीक है, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट इसका सही है। तो इस प्रकार डियर एस्पायरेंट्स, आप सबके साथ में हमने ये MCQs डिस्कस किए, जो कि सभी माइक्रो
गैमीटोफाइट, जिसे हम मेल गैमीटोफाइट भी कहते हैं, पॉलन ग्रेन भी कहते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और पॉलन ग्रेन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये सब कुछ डिस्कस किया और उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपको इससे अवश्य आपकी तैयारी में फ़ायदा होगा। और इसी प्रकार से यदि और दूसरे वीडियोज़ आप हमारे साथ देखना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जैसे ही दूसरा वीडियो डालें और लगभग हर रोज़ आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। ओके।